अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में एक मरतबा फिर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने दिखाई दे रही है। मुफाहमत या बातचीत की गुज़श्ता 2 हफ्तों से चलने वाली खबरों का तासुर अब बिल्कुल ज़ायल हो चुका है। एक तरफ तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया है और दरखास्त में ये कहा है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को शदीद सेहत के मसाइल के बावजूद रिहाई न मिलना नाइंसाफी है। जबकि दूसरी जानिब वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और उन्हें 9 जुलाई तक अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। सुहेल आफरीदी ने बानी से मुलाकात के लिए हर सूरत एहतजाज का ऐलान किया और सख्त बयान दिए। कहा कि अगर मुजाहिरीन पर गोली चलाई गई तो सबसे पहले उनका सीना सामने होगा। जबकि विफाक, अदलिया और रियासती पॉलिसियों पर भी उन्होंने शदीद तनकीद की। आखिर सुप्रीम कोर्ट में दायर नई दरखास्त से 190 मिलियन पाउंड मुकदमे का रुख किस हद तक बदल सकता है? सुहेल आफरीदी के खिलाफ अदालती कार्रवाई और एहतजाज के ऐलान के क्या सियासी असरात होंगे, क्या कानूनी असरात होंगे? क्या मुल्क में एक नई सियासी कशीदगी जन्म लेने जा रही है? इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे आज के शो में। सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राशिद हाशमी साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। राशिद साहब, आपको आवाज आ रही है सर? अच्छा, आपने म्यूट किया हुआ है। राशिद साहब प्लीज अनम्यूट कर दें। जी हाँ जी, आप दोबारा प्लीज रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन प्लीज। मैंने क्वेश्चन किया नहीं आपसे। खैरियत से है सर? हाँ जी, बस शुक्र अल्लाह का, थोड़ा सिग्नल का इशू है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुल्फिकार बदर साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जुल्फिकार साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी जी, मुझे आपकी आवाज बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राशिद हाशमी साहब, आपसे आगे करेंगे बातचीत का। सर, अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी हमें बदलती हुई नजर आ रही है। हमने देखा था कि सुहेल आफरीदी साहब बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते थे और कुछ मुलाकातें भी उन्होंने की। मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की काफ़ी चर्चा भी रही। पहले गुरेज किया, बताया नहीं कि क्यों मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद अपनी नौकरी पक्की करने पर गालिबन बात हुई। बहुत से सहाफ़ियों ने ज़राए से खबर भी चलाई थी। अब जो वो लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं और जो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या वो काबिल कबूल है? देखें जी, कोई भी बंदा अगर बदतमीजी करे, वो किसी भी सूरत किसी भी शख्स को जो काबिल कबूल तो नहीं हो सकता। लेकिन ये पीटीआई वालों का तुरा इम्तियाज रहा है कि जो इनमें से जमाना जहालियत वालों की जो खसूसियात होती थी ना, कि जो जितना मुंह फाट और बदतमीज होता था उसको उतनी ही ज्यादा जो ना वहाँ पे जो है वो पजीराई मिलती है, इम्पोर्टेंस मिलती है, इम्पोर्टेंस मिलती है। सुहेल अफरीदी का बेशक दिल ना भी जाता हो बदतमीजी करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये है कि जो इनके जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने जो है वो डॉलर्स कमाने के लिए जो इस किस्म के बयान देने होते हैं, तो उनके अगर नहीं बोलेगा तो वो उनकी तरफ से उसको जो है तनकीद का सामना करना पड़ेगा, तो उसको मजबूरन चारों ना चार जो ना वो करना पड़ता है। अच्छा। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखें, बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर मेरा मानना यह है कि इमरान खान को अंदर रखने के कसूरवार सबसे ज्यादा जो है वो खुद पीटीआई की मौजूदा क़यादत और इमरान खान की बहनें हैं, क्योंकि वो इस किस्म के बयान देते हैं कि जब कभी कोई थोड़ा बहुत जो है वो रास्ता निकलने की उम्मीद नजर आती है तो वो कोई ऐसा बयान देते हैं कि जिसकी वजह से जना वो जो, हालांकि वो इमरान खान चोरी के केसेस में जना वो अंदर है, लेकिन ये कि उसके बावजूद जना वो किसी को अगर कोई मतलब डील और ढील वाली बात हो भी रही होती है तो वो जना बिल को खत्म करा देती है। उसका सिर्फ मकसद ये है कि अगर जिस दिन इमरान खान बाहर आ जाता है तो इसकी बहनों की और जो मौजूदा क़यादत है, जो लुली लंगड़ी जो पीटीआई की, उनकी सियासत जो ना वो बिल्कुल खत्म होकर आ जाएगी जी। अच्छा ठीक है, आप ये समझते हैं कि फिर उनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर वो खुद बाहर आ जाते हैं? जुल्फिकार बदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कितने ही खिलाफात क्यों होना, विफाक के साथ, हुकूमत के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, खुद अपोजिशन जमातों के साथ, लेकिन हमने देखा है कि वो बड़ी डिसेंसी के साथ चीज़ों को आगे लेकर चलने के कायल हैं, आपकी क़यादत भी और सारे जियाले भी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका रवैया बड़ा ऑपोजिट है। इसके अंदर इस तरह की बातें होती हैं कि वो एहतजाज हमारा हक है, ठीक है, अच्छी बात है, आप करें, आपको जलसे करने हैं ज़रूर करें, लेकिन जिस तरह का जलाओ घेराओ और पॉलिसीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं? डेमोक्रेसी के ऊपर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीन रखती है, लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी की हुदूदों कुयूद में आता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, उनके रहनुमा करते हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाइस्ता साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी कुर्बानी है जमहूरियत के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है इस मुल्क में जमहूरियत मुस्तहकम होनी चाहिए
और जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करने के लिए हमने जो है यहाँ पे इस हुकूमत का साथ दिया, अनकंडीशनल सपोर्ट की और सारा मामला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहती इस मुल्क के अंदर गैर जमहूरी कूवतें और गैर सियासी कूवतें आगे आए। यहाँ पे ये जो रवैया पीटीआई के अंदर दिखाया जा रहा है या बाकी जो सूरत हाल बनाई जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इसको अप्रिशिएट नहीं करती। पीपल्स पार्टी हमेशा, हम इलेक्शन जीते हैं, इलेक्शन अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हों, हम चाहेंगे कि हम पाकिस्तान के अंदर इस निज़ाम को मजबूत करें। हमें चाहे किसी हद तक भी जाना पड़े तो हम पाकिस्तान के अंदर मजबूती के लिए, जमहूरियत की, पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती के लिए तो हम चाहेंगे कि ये जो पीटीआई है और हमारे दोस्त हैं पीटीआई के अंदर, उनको बैठ के ये समझने की जरूरत है कि पार्लिमान के अंदर भी वो बैठे हुए हैं, पार्लिमान से बाहर भी बैठे हुए हैं, और बैठ के खुशउस्लूबी के साथ बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालें। ये जो एहतजाज की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है, ये हर एक का जमहूरी हक है कि वो एहतजाज करें, सड़कों पे जलसे जुलूस करें, बाहर निकलें, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ द पाकिस्तान, और पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम पे जो सियासी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो जिस किस्म की डिसरप्शन पैदा करना चाह रहे हैं, वो मैं नहीं समझता इस क्रॉस रोड पे पाकिस्तान खड़ा कि ये वो टाइम है जिस टाइम पे आप ये करें। तो इसके ऊपर हम सबको सोचना होगा और पीटीआई के दोस्तों को खास तौर पे सोचना होगा कि बैठ के बातचीत के जरिए इस मसाइल का हल निकालें, ना कि चीफ मिनिस्टर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव है और वो इस मुल्क के सूबे का जुल्फिकार साहब जो बातचीत है उसके तरीकेकार वजह होना भी बहुत जरूरी है। उस पर भी हम आगे चलकर बात करते हैं। चौधरी एडवोकेट इश्तियाक अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लॉ एक्सपर्ट, उनको भी गुफ्तगू करते हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से खुसूसी तौर पर आपसे बात करनी है खान साहब के, जिसमें सजा मुअत्तली के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और दरखास्त में कहा गया कि शदीद सेहत के मसाइल हैं। सेहत के मसाइल से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी आप समझते हैं कि रिहाई के चांसेस पैदा हो सकते हैं, यहाँ पर नरमी हो सकती है उनकी सजा के अंदर, क्योंकि इससे पहले तक बिल्कुल मौक़िफ़ मुख्तलिफ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब ये मौक़िफ़ है कि बुशरा बीबी के और खान साहब के खुद सेहत के मसाइल बहुत हैं। देखें, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो सेक्शन 426 जो है सीआरपीसी के तहत, ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ये बेल की डेफिनेशन में आता है। सबसे पहले इस चीज को देखना है। अब बेल किन हालात में होती है कि अगर केस कंक्लूड ना हुआ हो, जैसे कि अपील फाइल की, वो कंक्लूड नहीं हुई है, वक्त गुजर गया, बंदा बीमार हो गया, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है एज अ मैटर ऑफ राइट है। मुल्जम का हक है कि उसकी सजा जो है अगर शॉर्ट सेंटेंस हो तो एज ए मैटर ऑफ राइट होता है, और अगर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड जो है कोई जजमेंट के अंदर गलती है या जजमेंट जो है वो अगेंस्ट द फैक्ट्स है या अगेंस्ट द लॉ है, तो वो ऑन द वेरी फर्स्ट डे भी सस्पेंशन होती है। ये सस्पेंशन फाइल करने का मकसद भी यही था कि जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, वो एक तरफ तो उसको अल कादर ट्रस्ट वाला केस भी कहते हैं और 190 मिलियन पाउंड का केस भी कहते हैं। अच्छा। इसकी भी आज तक कभी तशरीह नहीं हो सकी कि ये अल कादर ट्रस्ट है या 190 मिलियन पाउंड है। अगर 190 मिलियन पाउंड है तो उसकी पेमेंट तो सुप्रीम कोर्ट के पास थी, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो अमाउंट विड्रॉ करवाई है, तो फिर तो ये नैब की कॉग्निजेंस का केस ही नहीं था। अच्छा, लेकिन वो अकाउंट तो मलिक रियाज साहब का था ना, जिसमें वो अमाउंट आई थी। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट अकाउंट तो नहीं था ना सर वो? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में वो पेमेंट आई। ये पेमेंट किसकी थी? ये अली रियाज ने हुसैन को जो पेमेंट दी थी, ये वो पेमेंट थी। दरअसल ये वो पेमेंट थी जो इमरान खान के वक्त में वहां पे एक केस लड़ा गया और उस केस के लड़ने के नतीजे में ये पेमेंट जो है वो एक्सेस अमाउंट जो वहां पे मुल्क पाकिस्तान से मलिक रियाज के अकाउंट के जरिए वहां गई थी, हुसैन ने पे की थी, और उसके अगेंस्ट जो है ये पेमेंट वापस आई थी। और उस जब पेमेंट वापस आई थी तो उसकी जजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ था कि इट इज टू बी ट्रांसफर्ड
ठीक है, टू अली रियाज उसके अंदर मेंशन्ड है। अब क्योंकि मैं कोई बहस नहीं कर रहा, मैं जी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक जिस्ट दे रहा हूं कि जब ये चीज उसके अंदर मौजूद थी और ये सेटलमेंट हुई थी उस ज्यूरी के दरमियान जो यूके की जिसने ये फैसला दिया अली रियाज के दरमियान, और जब ये पेमेंट यहाँ आई तो ये सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में गई जो कि मलिक रियाज का अकाउंट था और सुप्रीम कोर्ट के वो अंदर उनका मौजूद जाती था। अकाउंट ये था क्योंकि एनसीए ने जब्त की ना वो रकम। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि एनसीए ने जब जब्त की थी तो उसमें सेटलमेंट हुई थी अली रियाज मलिक की और एनसीए की, और उसकी वजह से ये पेमेंट यहाँ ट्रांसफर हुई और वो सुप्रीम कोर्ट अब जब इन्होंने विड्रा करवाई है जी। तो क्या वो मलिक रियाज ने विड्रा करवाई है? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करवाई है। और किसके लिए करवाई है? अब नए दानिश स्कूल के लिए करवाई है। और अगर वो पेमेंट जो है इमरान खान या बुशरा बीबी ने एक सिंगल पेनी का उसका बेनिफिट नहीं लिया तो ये केस ही नहीं बनता बेसिकली। अच्छा, लेकिन सजा हो गई, लेकिन सजा होगी। मैं अगली थोड़ी सी बात पे आ मैं रहा की हूं सहूलत के लिए ना इनको जी, मैं अर्ज समझा कर देता हूँ देता केस इनको हूं जी, अगर मैं समझाता हूँ जी, मैं पूरी बात मेरी सुन लें क्योंकि इस केस में मैं मौजूद रहा हूं। बाकी आपको ज्यादा मुझसे पता होगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जब ये सजा हो गई तो उसकी सस्पेंशन का इख्तियार था उस हाई कोर्ट जिसमें हमने अपील फाइल की। जब अपील फाइल हुई तो उसमें सस्पेंशन को ये इन्होंने 10-11 महीने नहीं सुना। कभी नैब आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी उनके प्रोसिक्यूटर हैं, कभी नहीं है। फिर उसके बाद ये डिले हुआ और उन्होंने इसको एक रीजन बना के कहा कि जी आप मेन अपील्स का फैसला हम करने को तैयार हैं, आप सस्पेंशन नहीं करें। लेकिन हर मुल्जिम का बुनियादी हक है कि अगर वो ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, अगर वो अपील डिसाइड नहीं हुई, अगर अपील के अंदर कानूनी सुकम है तो पहले उसकी सजा सस्पेंड की जाए, फिर मेन अपील सुनी जाए। फिर जिस तरह से हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नंबरिंग की कि हमारी ये इतनी अपीलें हैं, इन अपीलों को हमने आपको याद होगा कहा कि जी हमने इसको तरतीबवार सुनना है। तो कौन सी अर्जेंसी आ गई जिसको ये अपील जो है वो कहते हैं हम पहले सुन लेते हैं, हम सस्पेंशन नहीं सुनते। इन्होंने खारिज कर दी। वट एवर द डिसीजन इज बीइंग मेड दैट इज बीइंग चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक अब है। सुप्रीम कोर्ट के पास हमारा यही मुद्दा है कि हमारे जो फैक्ट्स ऑफ केस हैं, जो कानून कहता है उसके मुताबिक ये इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा नहीं बनती थी, लिहाजा इसको फिलफोर सस्पेंड करना चाहिए। ठीक है। उसकी सस्पेंशन के लिए हमारी अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है। इन्होंने दौरान में नैब लॉज में तब्दीलियां करके इसको एफसीसीपी के अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने नैब के केसेस में अपीलें भी सुनी हैं और सस्पेंशन भी सुनी है। ठीक है, लेकिन अब आप सस्पेंशन मांग रहे हैं सेहत के मसाइल के ऊपर। अभी जो पूरा आपने एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया है मुझे, उसकी बेस पर आपने दरखास्त नहीं की ना अभी जो करंट जिसकी हम दरखास्त हमारी उसी फैक्ट्स पे मौजूद है। अच्छा। और उसके साथ एडिशनल ग्राउंड ये है कि क्योंकि ये पूरी कौम जानती है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के आंख के मसाइल, उसके ऊपर रिपोर्ट्स आ चुकी, तो जो सेहत है प्राइमरी ड्यूटी है। अगर किसी शख्स को कोई भी बीमारी ऐसी लाहक हो, इलाज नहीं हो सकता, तो उसको फिल फॉर जो है वो उसकी सजा को सस्पेंड करके या उसे बेल दे के उसे इंसानी बुनियादी हुकूक के तहत और उसका एज अ मैटर ऑफ राइट बनता है कि अगर उनकी तबीयत नहीं ठीक तो उन्हें रिलीज किया जाए ताकि वो अपना इलाज करें। अच्छा, जिंदगी सबसे पहले है और जिसको पीटीआई वाले एनआरओ भी कहते हैं आसान लफ्जों में। राशिद हाशमी साहब आप बता दीजिए, आप एडिशन करना चाह रहे थे। एनआरओ की बात अदरवाइज है, अगर एनआरओ लेना होता तो खान बहुत पहले ले लेता। अच्छा, जी मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए हाँ जी, देखिए जी पहले तो मैं जो ना एक दो चीजें जो हैं ये इस्हाक साहब ने जो बात की शाइस्ता, मैं उनकी थोड़ी सी तस्हीह कराता चलूं। देखें अल्लाह ताला की जात बड़ी जो ना वो जिस तरह कहते हैं ना कि बेपरवाह है अल्लाह ताला इन चीज़ों से कि जब किसी शख्स का ये लोग तज़हीक उड़ाते थे बीमारी की बुनियाद पर, जब मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे जिनके जेल के सेल में प्लेटलेट्स कम हुए और बाद में जहाँ पे यूके में जाके उनकी जो रिपोर्ट्स आई तो उसमें ये था कि जो स्लो पॉइजनिंग का भी उन्होंने खदशा जाहिर किया था। जी। तो उस बुनियाद पे जो लोग पीटीआई वाले
जिस तरह जो बीमारी का मजाक उड़ाते थे, मैं कतई कोई ऐसी बात नहीं करता कि ये बीमारी है उन्हें, नहीं है, उनकी अहलिया को बीमारी है नहीं है। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। तो जिस तरह ये हमारे लीडरान जो कि जेन्युइनली उस वक्त बीमार थे, उनका वहाँ पे इलाज चलता रहा, और अभी भी मियाँ साहब के जो टेस्ट वगैरह होते हैं। तो बात करने का मकसद ये कि अगर इमरान खान पहली तो बात है बीमार है, मैं उनके लिए दुआ कहूँ। ठीक। मेरे बिल्कुल Thank you, ना तो मेरे thank you. घरेलू तरबियत ऐसी है और ना ही मेरी जो ना सियासी तरबियत ऐसी है कि हम लोगों की बीमारियों का मजाक उड़ाएं। बिल्कुल एक ठीक। बात। दूसरी बात, इश्तियाक साहब ने बात कही कि जो एनसीए वाला केस है, देखिए एनसीए वाला केस बड़ा ओपन एंड शट केस है। इन्होंने कहा जी वो पैसे जो है वो मलक रियाज के अकाउंट में आए, इन्होंने पहले इस चीज का इकरार किया। हालांकि एनसीए ने उस टाइम तक की जो शायद गालिबन अभी भी एवर बिगेस्ट रिकवरी थी जो कि एनसीए की हिस्ट्री में हुई थी, जो उन्होंने वहां से रिकवर करके पैसे पाकिस्तान की हुकूमत को भेजे थे। ठीक। इन्होंने बंद लिफाफों में, इमरान खान ने उस वक्त वजीर आजम थे, कैबिनेट में मंजूरियां कराई, और इनके 3 या गालिबन 4 वज़रा ने पूछा भी है, भाई इन लिफाफों के अंदर लिखा क्या है जो आप हमारे से मंजूरियां करवा रहे हैं, ठीक। जिनमें से शेख रशीद है, फवाद चौधरी बोले, गालिबन शीरी मजारी थी, और एक का कोई और भी है, फैसल वाडा है मेरे ख्याल में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। तो 4 वज़रा ने ना उस वक्त इसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया था, लेकिन उन्होंने शहजाद अकबर ने और इन्होंने जो ना, मैं ये कहूंगा शहजाद अकबर ने फंदा जो ना इमरान खान के गले में डाला। ठीक। ये अब उसमें हुआ क्या कि जो मलिक रियाज के, जिस तरह आपने भी कहा कि वो जो जुर्माने की जो अकाउंट में जो पैसे चले गए, अब चौधरी साहब ने थोड़ा सा, इश्तियाक साहब ने इसको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की कि हुकूमत ने वो पैसे निकलवा के उससे दानिश स्कूल बनाए। भाई हुकूमत के वो जब पैसे अकाउंट में आ गए तो हुकूमत के पैसे हैं, वो डिस्पेंसरी बनाए, उससे हॉस्पिटल बनाए, उससे दानिश स्कूल बनाए, उससे कहीं पे सड़क बनाए। ये उसका दायरा इख्तियार है कि उसको किस मतलब चीज के ऊपर इस्तेमाल कर रही है। वो किसी चहेते के जुर्माने वाले अकाउंट में तो एटलीस्ट नहीं ना डाल रही। आखिर दानिश स्कूल जो बन रहा था उसमें किसी गरीब के बच्चे नहीं पढ़ना था ना। जी। अगर वो किसी सड़क पे पैसे लग रहे थे, वो मलिक रियाज के अकाउंट में तो नहीं जा रहे थे, जिसके अगेंस्ट 458 कनाल जो जगह ली गई अल कादर की, गालिबन 28 करोड़ या इससे भी ज्यादा के जो कैश लिए गए, 5 कैरेट की आपने जो वो जो लीक ऑडियो जो सुनी है फरक गोगी की और जो ना मलिक रियाज की बेटी की, कि वो पैसे जो अंगूठियां मांगती 5 कैरेट की, अल्लाह जाने उसके अलावा क्या क्या चीजें उन्होंने उनसे ली हैं। तो मुझे सुने ये देखिए, ये व्हाइट कलर क्राइम तो यही होता है ना कि बेसिकली इमरान खान के अकाउंट में एक पैसा नहीं है, उसके बावजूद वो जिस तरह की जो ना वो मतलब जिले सुबहानी जो ना जिस तरह की जो लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, मुझे आप बताएं कि क्या इमरान खान के वो गोशवारों से वो चीज मुताबिकत रखती? कतई नहीं रखती। तो अब बात तो ये है कि देखें, लोगों को बेवकूफ अगर बनाना है आपने, तो जिस तरह मर्जी करते रहे। आपने सिंपल इज दैट कि आपने जो केस जो अभी जो आपने प्लीड किया है, आपने खुद इस चीज का इकरार किया कि वो बीमारी और सेहत के ऊपर किया। अगर केस के अंदर कोई टेंजिबल चीज होती कि जो पीछे डिस्कस हुए हैं उनके मेरिट्स में डीमेरिट्स होते, तो शायद आपकी चीज होती है। आपने नया एक जो बीच में जो ना वो चीज डाली है कि इमरान खान की और उनकी अहलिया की तबीयत खराब है। तो अगेन मैं मजाक नहीं उड़ाता, मैं नहीं कहता प्लेटलेट्स गिर गए हैं, मैं नहीं कहता कि आंख खराब होगी, मैं नहीं कहता कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि हर अरूज का जवाल है। अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो कल को हमारा भी मतलब ये वक्त आना है। तो मतलब अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो मैं तो यही बात करता हूँ कि इमरान खान का जो केस दोबारा ओपन हो रहा है, ये उनकी सेहत के हवाले से उन्होंने जो प्लीड की है उसके ऊपर हो रहा है। ठीक। तो खुदा रहा आपको कंफ्यूज ना करें, ठीक है? तो अवाम को हकायक बताएं। राशिद भाई, मैं एक इसको तरफ आप क्लैरिफाई कहते हैं कर दूं, इश्तियाक साहब, एक छोटी सी। जी मैं इसको क्लैरिफाई कर देता आप हूँ, जरूर छोटा सा। एक सवाल मेरा भी ले लें इश्तियाक साहब, फिर आप क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि जब जी। आप इस तरह की एडिशनल चीज ऐड कर रहे हैं, सेहत के मसाइल पर आप बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई इससे असर पड़ सकता है, कोई रिलीफ मिल सकता है? वाई नॉट? मैंने तो पहले अर्ज किया है कि ये, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि कोई भी शख्स, कोई मुजरम, कोई मुल्जम बिहाइंड द बार है और अगर उसकी सेहत खराब है तो जितने प्रेसिडेंट्स हैं उसमें उनको रिलीफ मिला है। ठीक। मिसाल के तौर पे यास्मीन राशिद हमारी यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर थी, जब नवाज शरीफ वाला केस हुआ तो उसमें प्रोसिक्यूटर मैं खुद था। मैं बतौर एडिशनल अटॉर्नी जनरल उस वक्त पेश हो रहा था, जब सुबह से लेकर रात 9 बजे तक हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की कोर्ट में ये केस चला। तो उसमें जब ये वेरीफाई हुआ कि ये रिपोर्ट्स जो हैं
वो रिपोर्ट्स के अंदर उनके प्लेटलेट्स इस तरह से गिर रहे हैं। हालांकि उस वक्त हमारा यही था कि ये रिपोर्ट्स कहीं और से बन गई और बनवानी चाहिए, इनका टेस्ट दोबारा होना चाहिए। सही। लेकिन उनको भेजा एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर, जबकि उनका ईसीएल के ऊपर जो नाम था, 2 हफ्तों की जमानत जो हाई कोर्ट ने दी हुई थी, उसके ऊपर मैंने ये कहा था कि अगर ये 2 हफ्तों में वापस आ जाएंगे तो फिर समझ लें कि ये अपने मुल्क के साथ सिंसियर भी हैं और ये इस मुल्क में अवाम के साथ भी हैं। लेकिन फिर वो ना आए, हमने इजाजत दी, कोर्ट्स ने इजाजत दी। जब बीमार मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। हाशमी साहब एक सेकंड, हाशमी साहब नहीं, आपने देखा मेरा टाइम लिया ना, मैं अब आपको थोड़ा सा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने क्या 50 रुपए वाले, नहीं 50 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पे गए हैं, ठीक है, और भाई 50 वाला है, 150 वाला है, या 1 करोड़ 50 ना, ये मैं बताता हूँ ना, जो भी चीज है, जो भी चीज है, होना था, नहीं जो भी चीज है, मेरी बात सुने, वो बेल की श्योरिटी बॉन्ड होती हैं एज पर कोर्ट ऑर्डर्स। हाँ, तो वो जो तो भी उन्होंने भेजा, एक बात। दूसरी बात, डॉक्टर यास्मीन राशिद, देखें आप, फवाद चौधरी ने इसी तरह की जो ना वो जो मज़ाक़ा खेज़ बात की थी, जिस तरह की आप अभी कर रहे हैं, और आप ये देखें कि इमरान खान की आप लोगों ने, नहीं आप लोगों, मेरी बात तो सुन लें ना, मेरी बात तो सुन लें, हकीकत पे मबनी है, तो मैं भी कह सकता हूँ इमरान खान की जो ना आंख जो खराब नहीं है, आप लोग भी जो ना एनआरओ मांगने के लिए इस तरह की जो ना वो जो ना वो भीख मांगने की खराब है, मैं बतौर वकील तो मैं ये बात करता ही नहीं हूं। नहीं, मेरी बात सुने, मैं वही, आप तो वकील बात कर रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि आप ही की हेल्थ मिनिस्टर और डॉक्टर हैं, ठीक है। उन्होंने इस चीज का, जब फवाद चौधरी ने जब इस तरह की मज़ाक़ा खेज़ सी बात की थी ना, जिस तरह की आप अभी कर रहे हैं, तो हमने मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी, तो उन्होंने आके कहा था कि इसको क्या पता, फवाद चौधरी को, उन्होंने इस चीज को डिफेंड किया था कि हमने जब उनको भेजा था, उनकी सीरियसली तबीयत खराब थी, वहां पे जाके भी उनके जितने भी, मैं कह रहा हूं कि एज अ मैटर ऑफ राइट मिलता है, उनके जितने भी वहां पे टेस्ट होते रहे हैं, उनकी बकायदा तौर पे रिपोर्टिंग जो है वो डॉक्टर अदनान जो हैं हुकूमत वक्त, जो कि पीटीआई की थी, उनको भिजवाते रहे हैं कि जी या इस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि एक तरफ आप कहते हैं कि आपकी जो डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि एक इस चीज में अथॉरिटी हो सकती है एज कम्पेयर टू यू एज अ लॉयर, एज कम्पेयर टू फवाद चौधरी, हैज गॉट नथिंग टू डू विद द मेडिकल साइंस, ठीक है। तो डॉक्टर यास्मीन ने जब ये बात की, उन्होंने कहा उसको क्या पता फवाद चौधरी को, तो खुदारा आप इस तरह की बात ना करें, आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। आप इसी प्ली के ऊपर इमरान खान के लिए रिलीफ मांग रहे हैं। अल्लाह जानता है कि उनकी तबीयत वाकई खराब है, नहीं है, मुझे नहीं पता या किस लेवल की है। देखिए, खराब होने का मतलब ये नहीं है कि इतनी ही खराब हो कि जिसकी बुनियाद पे आप चाह रहे हैं कि लो जी उनको जो ना वो आजाद किया जाए, हालांकि उनका वहाँ पे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, जेल में भी, शिफा में भी गालबन वहाँ पे इलाज हो रहा है। तो अगर इलाज प्रॉब्लम है क्या उनकी सेहत का, या वही आंख का जो प्रॉब्लम है उसी की बेस पर हम बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, जो आंख का प्रॉब्लम था, अगर वो हॉस्पिटल के अंदर, जेल के हॉस्पिटल में अगर उनका इलाज हो सकता तो उन्हें वहीं इलाज करवाना था। जेल अथॉरिटीज ने या वहां के डॉक्टर्स ने जब ये कह दिया कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है, तो देन ही शुड हैव टू बी रिलीज्ड ऑन बेल, कि वो अपना इलाज अपनी मर्जी के डॉक्टर के पास करवाएं, जैसे कि नवाज शरीफ साहब का इलाज लंदन में हुआ। ये उनका राइट है। जहाँ पे सर्विसेज हॉस्पिटल में भी उनका काफी अरसे पहले इलाज चलता रहा, नवाज शरीफ साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब भी जब वो बीमार थे, ठीक है, वो भी आपकी बात नहीं मुकम्मल नहीं, मैं क्रॉस टॉक नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखिए, आप फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना करें प्लीज। आसिफ जरदारी साहब भी जब जेल में थे, उनका भी काफी दफा जो इलाज हुआ, उनको रिलीज नहीं था किया गया, वो बीमारी की आप मुझे बताएं कि ये इनकी सजाएं जो सस्पेंड हुई थी, वो किस बुनियाद के ऊपर हुई थी? कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से इनकी सजाएं सस्पेंड हुई थी, इस बात को आप मानते हैं? मैं जी बिल्कुल बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मियाँ साहब को एक दफा जब वो हॉस्पिटल लेके गए, उस वक्त बेल नहीं मिली थी। मियाँ साहब को तो 6 महीने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल दी थी। जब उनकी जब हालत इस नौयत पे पहुंची है, जब उनको स्लो पॉइजनिंग करके, जो कि वहां पे सेंट गाइस हॉस्पिटल्स की जो रिपोर्ट्स में भी चीजें आई हैं, तो जब इतना किया गया कि उनको प्लेटलेट्स जो हैं वो इंतहाई या अचानक से ना जो ड्रॉप हुए हैं इस लेवल के, तो फिर ये इन लोगों को तो जान के लाले पड़ गए। ये यास्मीन राशिद ने, आपका ख्याल है क्या ऐसे ही कह दिया कि नहीं जी इनको जाने दें? इन्हें पता था कि इनको लेने के देने पड़ जाने, खुदा ना खासा।
मतलब वो एक जेन्युइन अब इस- ग्राउंड्स के ऊपर की गई दरखास्त थी। Genuine- अच्छा, इश्तियाक साहब से मेरा सवाल सुहेल आफरीदी के हवाले से भी है, प्लीज वो भी ले लें। अब 9 जुलाई को उन्होंने अदालत में पेश करने का उनको हुक्म दिया अदालत ने, और नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं। ये बता दीजिए कि अब जो पीका के एक्ट के तहत उन पर मुकदमा था वो उसमें क्यों पेश नहीं हो रहे? नवंबर 2025 से ऑनवर्ड्स वो पेश नहीं हुए और अब उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा सर? देखिए मेरी बात सुने, अलीमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में पर्चे हुए, इस्लामाबाद में पर्चे हुए। इसी तरह से सुहेल अफरीदी के खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद में एंट्री बैन हुई। ठीक। किसी भी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो अगर इस्लामाबाद में, जो कि हमारा दारुल हुकूमत है, अगर उसके अंदर उसकी एंट्री नहीं होगी, अगर उसको वहां पे दाखला नहीं दिया जाएगा, तो फिर आप मुझे बताएं कि कौन सी जमहूरियत है और कौन सा कानून इस वक्त एप्लीकेबल है। ये तमाम के तमाम ऐसे मुकदमात सियासी बनाए जा रहे हैं जिससे लोगों की आर्म ट्विस्ट की जा रही है। और पहले भी पेशावर हाई कोर्ट ने अलीमीन गंडापुर की भी प्रोटेक्टिव बेल्स दी। हम वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन ऑप्ट करते हैं, और सुहेल अफरीदी के लिए भी हम अपना लीगल कोर्स ऑफ एक्शन ऑप्ट करेंगे, और वहां से वो उस अदालत में पेश होगा। जब भी वो कोर्ट बुलाएगी उनको गिरफ्तार करके, वो ऑर्डर कितनी मर्तबा सस्पेंड होते हैं ये आपको भी पता है। जब मुकदमात के अंदर ये चीज वाजे हो रही हो कि ये बदनीयती पे मबनी है, ये कोई मेलाफर्डी इंटेंशन के साथ बनाए गए हैं। के लिए क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्या सुहेल अफरीदी के ऊपर जो 9 मई के जो हमला करने की फुटेजेस वगैरह भी हैं, वो जो है वो आप समझते हैं कि वो बदनीति पे जो मबनी है? नहीं, देखें मेरी बात सुने, आप 9 मई को ना हर चीज में ड्रैग कर लेते हैं राशिद भाई। कुछ चीजें जो सवाल था ना, मैं आपको अर्ज करता हूँ, एक मिनट सुन लेना। जिसकी फुटेजेस मौजूद है, मैं देखे आप प्लीज। अच्छा, अगर वो उसके अंदर उनको मुल्जम रखा गया है तो वो अपनी कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं, इसका तो सिंपल सा जवाब है ना, इश्तिहारी हैं, नहीं हो रहे। यही तो आपको किसने कहा हो रहे हैं? नहीं, गलत है। ये पीका एक्ट के तहत जो पीका एक्ट के तहत वो पेश नहीं हुए। सुन तो लेना, मैं यही बता रहा हूँ। अगर वो 9 मई वाले में इश्तिहारी होते तो फिर वो किस तरह से इस्लामाबाद में आते, किस तरह से वो चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ मीटिंग करते, किस तरह से इन कैमरा मीटिंग होती, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक इश्तिहारी के साथ बैठ के किस तरह से ठीक। थैंक यू सो मच एडवोकेट इश्तियाक अहमद साहब गुफ्तगू कर रहे थे 1 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, और सुहेल आफरीदी साहब के पीका एक्ट के कानून के हवाले से जो उन पर केस है। इसके साथ साथ राशिद हाशमी साहब गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जुल्फिकार बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर एक अग्रेसिव टर्न लेने के लिए जा रही है, और इस अग्रेसिव टर्न का हमेशा की तरह नुकसान खुद उन्हीं के रहनुमाओं को, खुद उन्हीं की जमात को, खुद उन्हीं के लोगों को होगा, और सबसे बढ़कर खान साहब को होगा। ऑल दो को उन्होंने सेहत के मसाइल को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, और इश्तियाक साहब काफ़ी पुरुमीद भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि इसकी जो उम्मीदें हैं वो थोड़ी मादूम हैं और थोड़ी कम है। बट लेट्स सी के व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।